तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। एक दिन की छुट्टी थी आपकी, 15 तारीख की छुट्टी थी और 16 तारीख को आपके फिर से एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। और छुट्टी के बाद पैटर्न में थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज देखने को मिला है। तो क्या परिवर्तन मिला है वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, 100% रियल प्रश्न ही यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको दिखाए जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारी थंबनेल का यूज करके वीडियो बना रहे हैं, फेक वीडियो है, उनके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। नीचे सक्सेस जंक्शन चैनल का नाम जरूर देख लेना, उसके बाद ही वो वीडियो देखना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज जो हमें प्रश्न भेजे हैं वो किन किन लोगों ने भेजे हैं और उनके कितने नंबर आए हैं। तो प्रशांत सैनी जी 87 नंबर, जितेंद्र कुमार जी 86 नंबर, नैन्सी रघुवंशी 83 और पीके साहू 78, इन लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं और सब लोग हमसे जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इन लोगों के प्रश्न, इन लोगों के द्वारा हमको प्रश्न भेजे गए हैं। तो 100% रियल प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। उससे पहले बता दें, जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और वो लोग चाहते हैं कि एग्जाम देने तो जाना ही है, क्या किया जाए। तो आपको बता दें, जो हमने पीडीएफ यहाँ पर आप लोगों के लिए शेयर किया है मात्र 15 रुपए में, वो खूब अच्छी खासी यहाँ पर उस पीडीएफ को लोग मंगा रहे हैं, क्योंकि उसको पढ़ करके आसानी से लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से ही बहुत सारे लोगों ने उस पीडीएफ को पढ़ करके एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। 75 नंबर जो है आपके आरक्षित वर्ग को चाहिए और 90 नंबर जनरल वर्ग को चाहिए। तो ये लोग आसानी से प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। आप भी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बता दें, आपको मात्र 15 रुपए का पेमेंट इस पर करना है। ये आपको स्कैनर दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट को जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप पे डालेंगे वैसे ही पूरा डिटेल आ जाएगा। उस डिटेल पर 15 रुपए का मात्र पेमेंट करके और उसको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, आधे घंटे के अंदर आपके पास में पूरी पीडीएफ आ जाएगी। उस पीडीएफ में आपको जो है हर सब्जेक्ट मिलने वाला है, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, मैथ, हिंदी, इसके अलावा आपका ईवीएस का पूरा सौरमंडल, स्पोर्ट्स और जो भी आपके मतलब सारे सब्जेक्ट आपको उसमें मिल जाएंगे। वो पीडीएफ आप पढ़ करके जाइए, आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई करके आएंगे। लोगों ने दो दो दिन में पढ़ करके पीडीएफ पढ़ करके एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो आप भी कर सकते हैं। तुरंत अपनी पीडीएफ अभी मंगवा लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं भाई एग्जाम एनालिसिस की। और सबसे पहले हम एनवायरमेंट से अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, वर्ष 2020 का तैराकी में अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया है। यानी स्पोर्ट्स की ओर वो घूम गया है और स्पोर्ट्स में अब वो ओलंपिक और पैरालंपिक के अवार्ड्स पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। दो लोगों को दिया गया है, पहले हैं सुयश जाधव और दूसरे हैं साजन प्रकाश, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, एक ही आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। तो चलिए पूरी आपको जानकारी देते हैं। 2020 में अर्जुन अवार्ड जो तैराकी में मिला है, देखिए साल 2020 में पैरा तैराकी में अर्जुन पुरस्कार सुयश जाधव को मिला है। सुयश महाराष्ट्र के करमाला जिले से हैं। साल 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई अंक हासिल करने वाले वो एकमात्र भारतीय पैरा तैराक थे, इसलिए जो है इनको ये आपको अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है। बाकी इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी है। साजन प्रकाश को भी तैराकी में अर्जुन अवार्ड मिला है। तो ये दो लोग हैं। अब आप देख लेना कि ऑप्शन में क्या दिया गया था, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार से आपको प्रश्न बनेगा ही बनेगा, आगे भी प्रश्न बनेगा। तो अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। तो सर पहला कौन सा है। तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल सम्मान है, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहते थे, ठीक है। और जिसको प्राप्त करने वाले पहले कौन है, तो विश्वनाथन आनंद, इनको पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। ये प्रश्न आगे 101% बनेगा ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि अब ये अवार्ड में घुस चुका है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में यह पुरस्कार खेल की अलग अलग श्रेणियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले लोगों को दिया जाता है। साल 2020 में कुल 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह फैक्ट भी याद कर लीजिए। ये पूछा जाएगा कि 2020 में कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला, तो कुल 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण है, जैसे क्रिकेट के हो गए, तैराकी के हो गए, पैरा ओलंपिक के हो गए, ओलंपिक में किस किस को मिला था, ये आपको थोड़ा सा देख करके जाना है, अगर समय आपके पास में हो तो। नहीं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो सारा कुछ आपका दिया गया है जो हमने पीडीएफ में पढ़ाया था। अगला है भारत का पहला अंतरिक्ष यान। कम से कम 4 से 5 बार हम पीडीएफ में करा चुके हैं प्रैक्टिस सेट में, तो वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला अंतरिक्ष यान है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। देखिए, तो भारत के पहले अंतरिक्ष यान के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। तो भारत का पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट था,
ठीक है, आपको पता है यह भारत में पूरी तरह से डिज़ाइन और बनाया गया था। भारत का स्वदेशी ये आपका अंतरिक्ष यान था। आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कॉस्मोस 3 से जो है लॉन्च किया गया था। ये डेट आपको याद रखना है, ये डेट एग्ज़ैक्ट यही डेट आपसे पूछी जाएगी। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 था, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में भी आपको हम पीडीएफ में बता चुके हैं। यह चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज में अहम भूमिका निभाया था। भारत का मानव अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है, वो आपका गगनयान है। ये आप अपने सौरमंडल और अंतरिक्ष वाली वीडियो में पूरा डिटेल में करा रखा है, पीडीएफ में मिल जाएगा। गगनयान है, यह भारतीय चलित कक्षीय अंतरिक्ष यान है, ठीक है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। अभी ये पूछा गया है, जस्ट इससे पहले वाले जो है शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन पहले अंतरिक्ष यात्री थे? राकेश शर्मा थे। वे 3 अप्रैल 1984 को सोवियत रूस के स्पेसक्राफ्ट सोयूज T11 में बैठ करके गए थे। ये नाम भी आपको याद रखना है, ये नाम ही अभी पूछा गया था कि क्या नाम था? तो सोयूज T11 इनका जो है इनका अंतरिक्ष यान था, उसका नाम था, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको हमने बता दिए, यहाँ से आगे भी प्रश्न बनेंगे। चलिए, 2020 योग दिवस की थीम क्या थी? ये भी अपने प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं, पीडीएफ में आपको मिलेगा। तो घर पर योग और परिवार के साथ योग, ये 2020 की जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। क्यों? 2020 में आपको पता है आपका कोरोना का टाइम चल रहा था और लॉकडाउन लगा हुआ था। तब मोदी जी ने कहा था घर पर योग और परिवार के साथ योग, यानी घर पर रह करके आपको योग करना है, ठीक है। चलिए, योग दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सर वहाँ पर थीम दी गई थी और पूछा था कौन से वर्ष की यह थीम थी? 2018, 2019, 2020 ये तीनों ऑप्शन में थे। तो तीनों की थीम आपको हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी घर पर योग और परिवार के साथ योग। यह थीम घर पर रहने और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए परिवार के साथ योग करने के महत्व को दर्शाती थी, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। इस दिन को मनाने का मकसद योग के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में योग का अभ्यास बढ़ाना था। अब चलिए 2019 की थीम देख लीजिए। 2019 की थीम थी हृदय के लिए योग, ठीक है। 2018 की थीम थी शांति के लिए योग। ये तीनों थीम आपको देख लेना है, क्योंकि आगे हो सकता है 2018 की पूछ लें, 2019 की पूछ लें, 2020 की पूछी होगी, क्योंकि जो लॉकडाउन था उस टाइम पर जो थीम होगी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो वही आपसे पूछी गई होगी, ठीक है। अब चलिए योग दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बनेगा। योग दिवस से अभी 2 प्रश्न इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं। देखिए, भारत ने ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रस्ताव रखा था। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो यूएनओ में जाकर कहा था कि भैया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की, ठीक है। तो प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यूएनओ ने 11 दिसंबर 2014 को इसको मान्यता दी थी। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगली शिफ्ट में 101% मिलेगा। 21 जून 2015 को भारत में पहली बार योग दिवस मनाया गया था, ठीक है। योग एक प्राचीन पद्धति है जिसका विकास हजारों साल पहले भारत के द्वारा ही हुआ था। भारत मतलब योग की शुरुआत पूछा जाए कहाँ से हुई है, तो भारत से हुई है। ये प्रश्न भी बन सकता है। अगला देखिए भैया, अगला पूछा गया था सौरमंडल से बृहस्पति के बारे में। पूरा सौरमंडल आपका पढ़ा रखा है पीडीएफ में। तो बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बा बनने का क्या कारण है? आपको ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, फिर पूछा गया था पहला, दूसरा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ऑप्शन इसका अलग टाइप का होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बा क्यों है। देखिए, तो बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बा, जिसे हम ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं, इन वजहों से बना हुआ है। कौन सी वजह है? कुछ महत्वपूर्ण 2-3 वजह है, देख लीजिए। तो बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है, यानी अगर बृहस्पति में आपको ऊपर से छोड़ दिया जाए तो कहीं रुकोगे नहीं, आप सीधे बृहस्पति ग्रह को पार कर जाओगे, क्योंकि कहीं पर आपको जो है जमीन या फिर मिट्टी या फिर जल नहीं मिलेगा। ये पूरा गैस से बना हुआ ग्रह है, सीधे आप नीचे टपक जाओगे, ठीक है। देखिए, इसलिए इसमें ठोस सतह नहीं है। ठोस सतह ना होने की वजह से तूफान की ऊर्जा नष्ट नहीं होती, यानी इस पे लगातार तूफान आते रहते हैं। बृहस्पति के वायुमंडल में लगातार उच्च दबाव बना रहता है, जिससे एंटी साइक्लोनिक तूफान लगातार बनता रहता है। तो प्रश्न बनेगा आपसे कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो गैसों से बना है, जिस पर जो है आपका ठोस सतह नहीं है? तो बृहस्पति है। बृहस्पति पर कैसे तूफान आते रहते हैं? तो एंटी साइक्लोनिक तूफान आते रहते हैं, ठीक है। आगे पेपर कठिन ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको इतना डिटेल में हम बता रहे हैं। देखिए, अगला देखिए, बृहस्पति के वायुमंडल में अमोनिया और एक्टिलीन गैसें मौजूद हैं। दोनों गैसें याद रखना, अमोनिया, एक्टिलीन। जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें इन गैसों पर पड़ती हैं तो ये लाल रंग का दिखाई देता है। यही आपसे पूछा गया था कि किस गैस की वजह से जो बृहस्पति ग्रह है वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये आपकी अमोनिया और एक्टिलीन गैसें हैं, और पराबैंगनी किरणें इनके ऊपर पड़ती हैं तो ये लाल रंग से रिएक्ट करती हैं। बृहस्पति की तीव्र वायुमंडलीय हवाओं में अस्थिरता के कारण भी ये जो है धब्बा बना हुआ है। तो ये मुख्य वजह है बृहस्पति ग्रह के लाल धब्बे का, ये मुख्य वजह है। बाकी आपको जो हमने पूरा अपने सौरमंडल में बता रखा है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। और उसके अलावा जो है सबसे कम समय में आपका बुध परिक्रमा करता है, ठीक है। पृथ्वी की बहन कौन है? सूर्य भोर का तारा, सांझ का तारा कौन है? ये सब प्रश्न अभी आए हैं, अभी 1-2 दिन पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें आए थे, तो वो आप पीडीएफ से प्राप्त कर लेना, ठीक है। अगला देखिए, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भैया
पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी से लगातार 2 से 3 शिफ्ट में लगातार प्रश्न बन रहे हैं कि जो है मतलब कि कौन-सी मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, जल धारण करने वाली कौन-सी मिट्टी है। तो ये आपको जो है हमारी पीडीएफ जो हम डालते हैं एनालिसिस वाली, तो वो आपको हम इसी पीडीएफ के साथ में भेज देंगे। ₹15 वाली पीडीएफ के साथ में आपको सारी एनालिसिस की वीडियो भी पीडीएफ भी आपको मिल जाएँगी, तो वो भी आप साथ में ही प्राप्त कर लेना। देखिए, तो पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। यह पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए, ठीक है? तो रेगिस्तानी मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में होती है देखिए। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी होती है, ठीक है? तभी ज़्यादा उत्पादन वहाँ पे होता नहीं है। इसमें कई तरह के लवण पाए जाते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया और कैल्शियम होगा। अब जहाँ पर भी सोडियम होगा तो समझ लीजिए वहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, पूरा गला देगा। सोडियम मतलब नमक, ठीक है? लवणों की ज़्यादा मात्रा की वजह से यह मिट्टी खेती के लिए सही नहीं है। खेती वगैरह राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में नहीं होती है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मृदा के एंटी सोल समूह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी खेती संभव नहीं है। केवल कैक्टस ही कैक्टस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए, प्लूटो ग्रह पर पाया जाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन-सा था? तो ये आपका होरोजाइन्स, ठीक है? होराइज़न्स होराइज़न्स जो है पहला अंतरिक्ष यान था जो प्लूटो ग्रह पर गया था। प्लूटो के बारे में आपको हमने बताया था पीडीएफ में कि प्लूटो को कब बाहर कर दिया गया, क्यों बाहर कर दिया गया, इसको बौना ग्रह क्यों बना दिया गया, ठीक है? सब वहाँ पर दिया गया है। तो चलिए देख लीजिए, प्लूटो पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान नासा का न्यू होराइज़ क्या यार, न्यू होराइज़न्स था, ठीक है ना? नाम भी ऐसे उल्टे-सीधे हैं। चलिए, तो न्यू होराइज़न्स जो है ये नासा का एक आपका यान था। नासा कहाँ की है आपको पता है? अमेरिका की है। इससे पहले वाले एनालिसिस में आपको पूरा हमने बताया था नासा, जाक्सा-वाक्सा सब बता रखा, ठीक है? यह अंतरिक्ष यान 2015 में प्लूटो के पास से उड़ा था। न्यू होराइज़न्स को 19 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। यह प्लूटो का नज़दीक से पता लगाने वाला पहला और अब तक का एकमात्र मिशन है, क्योंकि उसके बाद में प्लूटो क्या किया? 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। अब लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। प्लूटो के बारे में क्या जानकारी लिया जाए जब वो ग्रह ही नहीं है, ठीक है ना? तो क्या जानकारी लिया जाए? तो प्लूटो को वर्तमान में बौने ग्रह की श्रेणी में कर दिया गया है। कब किया गया? 19 जनवरी 2006 को, ठीक है? तो 2006 में ये गया था, उसके बाद कोई भी देश इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया है। तो याद रखिएगा, न्यू होराइज़न्स जो है ये पहला अंतरिक्ष यान था जो प्लूटो के लिए गया था। अगला देखिए, अगला कृषि से आपका प्रश्न पूछा गया है कि बाजरा के लिए कितनी नमी की आवश्यकता होती है? उसमें ऑप्शन में दिया गया था बहुत ज़्यादा नमी, कम नमी, बिल्कुल नमी नहीं, एकदम सूखा। तो अब ये ऑप्शन के थ्रू तो पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें इसमें हो जाएगा कि बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, बहुत कम नमी की आवश्यकता होती है। अब ये आपके डिस्क्रिप्शन में पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो बाजरे की फसल के लिए दाना बनते समय खेत में नमी रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत, ठीक है? इससे दाने का विकास अच्छा होता है और उपज में बढ़ोतरी होती है। बाजरे की फसल के लिए सिंचित क्षेत्रों में जब बारिश से पर्याप्त नमी ना हो तो समय-समय पर सिंचाई करनी चाहिए। बाजरे की फसल के लिए 3-4 सिंचाई पर्याप्त होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा थोड़ा बहुत पानी। जो भी ऑप्शन में जो भी दिया गया होगा, वो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिए, बाजरे के बारे में कुछ अन्य बातें जान लीजिए। देखिए, तो यह एक गर्म जलवायु में तेज़ी से बढ़ने वाली फसल है। यह 40 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा कि कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 40 से 75, ठीक है? बाजरे में सूखा सहने की क्षमता होती है। अगर सूख भी जाएगा, वहाँ पर मतलब पानी नहीं बरसेगा, तो भी वो जो है पैदा हो लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाजरे की अच्छी पैदावार के लिए 20 से 280 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है, ठीक है? आम तौर पर बाजरा 90 से 100 दिन में पक कर के तैयार हो जाता है। कुछ किस्में 60 से 65 दिन में भी पक कर तैयार हो जाती हैं। तो ये बाजरे के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे जो प्रश्न बनेगा अगर बाजरे से, तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़िए। कदम मलाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए, कदम मलाई बांध के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मिली नहीं है, लेकिन एक कदम डैम है, ठीक है ना? कदम डैम। तो कदम डैम और कदम मलाई शायद एक ही होगा, तो दोनों बता देते हैं। एक तो कदम डैम आपका महाराष्ट्र में है और एक आपका पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर है। अब जो ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका आंसर होगा। महाराष्ट्र वाला ज़्यादा फेमस है, तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में आपको बता देते हैं। तो आपका कदम बांध जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो कदम बांध महाराष्ट्र में है। यह बांध गोदावरी नदी में कदम नदी के संगम पर बना है। तो कदम मलाई बांध भी जो वही यही होगा, ठीक है ना? क्योंकि कदम नदी कहाँ पर है? ये आपकी महाराष्ट्र से होकर के निकलती है। तो गोदावरी नदी के संगम पर ये बना होगा, ठीक है? जो कि महाराष्ट्र में है। इसमें कदम आदि नारायण रेड्डी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो कदम बांध पर जो परियोजना चल रही है वो आपकी कौन सी है? कदम नारायण रेड्डी परियोजना, ठीक है? यह परियोजना श्री राम सागर परियोजना से जुड़ी हुई है। और एक कदम मलाई बांध जो है पंजाब और हिमाचल की सीमा पर है, पर ये ज़्यादा फेमस नहीं है। महाराष्ट्र वाला ही आपका सही आंसर होगा। चलिए, अब चलते हैं हिंदी की ओर। देखिए,
तो हिंदी में आपके समास से 2 प्रश्न आए हैं, एक प्रश्न प्रत्यय का है, कारक से सबसे ज़्यादा, कारक और विभक्ति से 3 से 4 प्रश्न आपके हिंदी के साथ-साथ संस्कृत में भी पूछे जा रहे हैं। 3 प्रश्न आज आपके जो है संधि से पूछे गए हैं। उसके बाद में एक प्रश्न अलंकार का, गद्यांश आपका 10 नंबर का आया था, पद्यांश 5 नंबर का, इसी में आपके ग्रामर पोर्शन जो है वो इसी में आपका पूछा गया था। अनेकार्थी शब्द एक आया था, स्त्री का विलोम पूछा गया था, ठीक है? तो स्त्री का विलोम पुरुष हो जाएगा, सबको ही पता है। ठीक है? उसके बाद में हिंदी पेडागोजी आई थी, तो हिंदी पेडागोजी जो भी आई थी वो अपने पीडीएफ से बाहर नहीं गई थी। आप आराम से पढ़ लेंगे, पीडीएफ पूरा डिटेल में हमने करा रखा है हिंदी पेडागोजी, 2 पीडीएफ है हिंदी पेडागोजी की, तो वो आप पढ़ कर के जाएँगे तो आराम से आपका जो है हिंदी पेडागोजी क्लियर हो जाएगी। चलिए बाल विकास की बात कर लेते हैं, तो बाल विकास में स्टेटमेंट वाले 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बाल विकास की पीडीएफ में हमने स्टेटमेंट वाले कम से कम कुछ नहीं तो 30 से 40 प्रश्न करा रखे हैं। आप आराम से पढ़ कर के जाएँगे तो पूरी बातें आपके समझ में आ जाएगी। बाकी 2 प्रश्न मूल्यांकन से, जीन पियाजे से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। चौथी अवस्था कौन-सी होगी ये पूछा गया था, लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना, इसमें चौथी अवस्था कौन-सी होगी, और ये चारों अवस्थाओं के बारे में पीडीएफ में पूरा डिटेल में आपको हम करा रखे हैं, तो आप वो देख लेना, ठीक है? उसके बाद अवस्था से आपके 2 से 3 प्रश्न आपकी अवस्थाओं से पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपका हार्वर्ड गार्डनर से स्टेनबर्ग का सिद्धांत अधिगम से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। समावेशी शिक्षा से 4 से 5 प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं और समावेशी शिक्षा वाली जो क्लास है कल हमने 15 नवंबर को अपलोड की है। कल आपका एग्जाम नहीं था तो हमने समावेशी क्लास करा दी थी। 15 नवंबर के नाम से ही आपको चैनल पर मिल जाएगी, उसको देख लेना और इसकी पीडीएफ भी हम आपकी इसी पीडीएफ के साथ में, जो पेड पीडीएफ ₹15 वाली है, इसी के साथ में भेज देंगे जो लोग मंगाना चाहेंगे, ठीक है? बाकी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत व्यक्तित्व का एक प्रश्न आपका गर्भावस्था से पूछा गया था। ये व्हाट्सएप नंबर ध्यान रखना, इसी पर आपको पीडीएफ मिलेगी, इसी पर आपको मैसेज करना है। अगला देखिए, संस्कृत की बात कर लेते हैं। देखिए, तो संस्कृत में आपका पैराग्राफ आ रहा है 10 नंबर का, ठीक है? और एक प्रश्न पूछा गया था, वानरः फलानि खदन्ति, इसमें कर्मवाच्य कौन-सा होगा? यह आपसे पूछा गया था, वानरः फलानि खदन्ति में, ठीक है? उसके बाद संधि विच्छेद का 2 प्रश्न यहाँ पर संधि विच्छेद के आए हैं, विभक्ति के 2 से 3 प्रश्न हैं, बाकी संस्कृत की पेडागोजी है। इसके अलावा धातु, लकार और कर्मवाच्य, कर्तवाच्य से प्रश्न 1-1, 2-2 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? वैसे एक प्रश्न आपका धातु का बना है, 2 आपके लकार से बने हैं, विलोम शब्द एक पूछा गया है और एक आपका प्रत्यय पूछा गया है। संस्कृत का ये पूरा मैटर रहा है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो देखिए, मैथमेटिक्स में रेशियो वाले 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो रेशियो आप अच्छे से करके के जाइएगा। रेशियो एकदम सिंपल लेवल का आ रहा है, ठीक है ना? ये वाले प्रश्न भी आ रहे हैं, ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3, ठीक है? बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 4, तो बताइए एबीसी का रेशियो क्या होगा? इस पर भी आधारित प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको भी आप अच्छे से लगा करके जाइएगा। बाकी 1 से 2 प्रश्न आपके यूनिट डिजिट के और मैथ पेडागोजी पूरी हमने करा रखी है, पीडीएफ में आपको मैथ पेडागोजी मिल जाएगी। वो मैथ पेडागोजी पढ़ कर के जाएँगे तो उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, तो वो आप मैथ पेडागोजी आपकी मैथ वाली पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है? उसके बाद में 9 और 12 का तृतीय अनुपाती आपसे पूछा गया था, तो अनुपात में ये वाले प्रश्न भी आ रहे हैं, प्रथमानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीय अनुपाती, यही कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, ये अभी तक नहीं पूछे जा रहे थे तृतीय अनुपाती वगैरह, ठीक है? अब यहाँ पर पैटर्न छुट्टी के बाद में जो चेंज हुआ है, तो ऐसे प्रश्न भी आपके आने लगे हैं। चलिए, उसके बाद में गणित शिक्षण अधिगम की विधियाँ पूछी गई थी, जो कि हमने अपने पीडीएफ में करा रखी हैं मैथ पेडागोजी वाले में, उसमें आप देख लेना, आपको मिल जाएँगी, ठीक है? उसके बाद में आयु के 3 प्रश्न आज देखने को मिले हैं, जिसमें माता और बेटी की उम्र का आयु जो होता है, माँ और पिता और पुत्र की उम्र का आयु जो होता है, 4 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद की उम्र बताइए, ठीक है ना? इनका रेशियो बताइए। तो ऐसे प्रश्न जो है लगभग एज के 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं रेशियो को मिला करके। उसके बाद में 2 से 3 प्रश्न आपके बॉड मास के पूछे गए हैं। उसके बाद चिन्ह परिवर्तन के फिर से अभी कोई मतलब चेंजमेंट नहीं हुआ है। चिन्ह परिवर्तन के 2 से 3 प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं और यही एक ऐसे प्रश्न हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना? इसमें क्या करता है, माइनस, प्लस, गुणा, भाग इनको इंटरचेंज करवा रहा है, जिसकी वजह से बहुत बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो रहे हैं और साथ ही साथ में अपना टाइम भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा खींच रहा है, ठीक है? तो इसको आप लास्ट में करना। इसके बाद में आगे बढ़ लेते हैं। भिन्न का आपका एक प्रश्न भिन्न का आया हुआ है और समचतुर्भुज आज पूछा गया है, तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी आप पढ़ करके जाना। अभी तक ज्योमेट्री में केवल 2 टॉपिक इन्होंने पकड़ा है। एक तो आपका ट्रायंगल पूछ रहे हैं जिसमें समकोण त्रिभुज सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। उसके बाद चतुर्भुज पकड़ रखा है जिसमें रोम्बस भी आपका पूछ लिया, समचतुर्भुज पूछ लिया और इसके बाद समलम चतुर्भुज भी आपसे पूछ लिया है। तो चतुर्भुज और त्रिभुज ये 2 चीज़ आपको ज्योमेट्री में पढ़ करके जानी है और कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ के नहीं जाना है। वहीं पर आज के नंबर की बात करते हैं, तो कौन-कौन से नंबर आज आए हैं। 89, 83, 88, 93, 75, 94, 102, ठीक है? तो एक बंदा केवल हमको 102 का मिला है, यानी पेपर का लेवल जो है वो अच्छे लेवल का था। तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मलाइजेशन में 3 से 4 नंबर का फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कल शाम को हमने एक वीडियो बनाई है, पूरा डिटेल में आपको समझाया है कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, 70 वाले क्या करें, तो ये सब आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। जिसके भी 70 से कम नंबर आए हैं, कल वाली वीडियो जा करके देख लेना। कल शाम को हमने वीडियो बनाई थी, ठीक है? चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, एमपी टेट के नाम से फ्री क्लासेस
मैसेज के नाम जो पीडीएफ है। चलिए, अब यहाँ पर आपको बता दें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है भैया, इस पर आपको इसका स्क्रीनशॉट खींच करके जैसे ही आप व्हाट्सएप में अपलोड करेंगे, तुरंत आपके सामने डिटेल आ जाएगी, वहाँ से आपको पेमेंट करना है ₹15 का, उसका स्क्रीनशॉट खींच करके 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। और आपको ध्यान रखना है कि उसमें नाम आना चाहिए, या तो अतुल शुक्ला नाम आएगा या सक्सेस जंक्शन नाम आएगा, तो ही आपको ₹15 का पेमेंट करना है। और मात्र आपको फ़ोटो भेजनी है, एमपी टेट पीडीएफ लिख देना बस, और कुछ मत लिखना उसमें, नहीं तो फिर आपका जो है मैसेज नीचे चला जाता है। हमको लगता है कोई बात करने के लिए मैसेज किया हुआ था, हम ध्यान नहीं देते हैं, आपका मैसेज नीचे चला जाएगा। केवल फ़ोटो, एमपी टेट पीडीएफ इतना लिखना है आपको, ठीक है? फ़ोटो के नीचे ही लिख देना, ठीक है? और अगर आपका मैसेज का रिप्लाई 1 से 1.5 घंटे में नहीं आता, तो एक बार आपको और मैसेज कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, तो आपका मैसेज नीचे चला जाएगा, ठीक है? वैसे हम हर आधे घंटे में आपको पीडीएफ सबका सेंड करते रहते हैं। आधे घंटे में जितने लोगों का मैसेज जो है वहाँ पर रिकॉर्ड होता है, उसको हम जो है आपका पीडीएफ भेज देते हैं। और रात को 10 बजे के बाद मैसेज, मतलब आपकी पीडीएफ का मैसेज जो है आपका मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्यों? 10 बजे के बाद में हम पूरी पीडीएफ, पूरा व्हाट्सएप चेक करते हैं, और एक-एक बंदे को हम पीडीएफ भेजते हैं, किसी का पीडीएफ रह नहीं जाता, ठीक है ना? मतलब सुबह आपको आपकी पीडीएफ हर हाल में मिल जाती है, ठीक है? तो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप लोग जो है मैसेज कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। जिन लोगों का भी एग्जाम हो भाई, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग अपनी हर शिफ्ट का 1 घंटे के अंदर जो है अपना क्वेश्चन भेज दिया कीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर हम ये डेली एग्जाम एनालिसिस वाली पीडीएफ डालते रहते हैं। अभी कल 13 तारीख तक की पीडीएफ वहाँ पर डल गई है, तो वो भी आप देख लेना। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सबके पास में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।